हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 12 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही जो बच्चे यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, सो वो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है एंड जो यूपीपीसीएस है वो भी यूपीएससी के पैटर्न पर मूव कर रहा है, स्पेशली इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आज की न्यूज़ देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। First is Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah has been reappointed as the Prime Minister of Dash. शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को डैश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड कतर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुवैत। सो कुवैत जो है ये कंट्री है जो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार, ये इसकी करेंसी है। और ये जो अपना बॉर्डर है, बॉर्डर ये अपना जो शेयर करता है ये दो कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, एक तो इराक के साथ और दूसरा सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो कुवैत है ये ओपेक का जो है ये सदस्य भी है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सरकार निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन की वितरण के लिए करेगी? कोविन, महाकवच, कोरोना वॉच एंड आरोग्य सेतु। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कोविन ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इसको कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लेकर रजिस्ट्रेशन से रिपोर्टिंग तक सारे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस रहेगा वो सब इस पर अवेलेबल रहेगा। इसमें अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल होगा, वैक्सीनेशन मॉड्यूल होगा, रिपोर्ट के लिए मॉड्यूल होगा, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल भी होगा, जो वैक्सीनेट होगा उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप जो है ये तो काफ़ी चर्चा में था, इसको ओपन सोर्स कोड भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और आरोग्य सेतु ऐप जो है ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था कोविड-19 के जो भी स्प्रेड है उसके लिए, कि आपको पता चल सकता है इंडिविजुअल को कि आसपास में कितने केसेस हैं, कितने लोग जो है कोविड-19 से पीड़ित हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग। नए संसद भवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट विल बी डेवलप्ड अंडर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जाएगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक जो भवन का निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया है नई पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के लिए, और ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इसका वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। एंड इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग जो है वो की गई है HCP डिज़ाइन फर्म ऑफ गुजरात के द्वारा, ठीक है, गुजरात की एक फर्म है, सो उसके द्वारा इसका डिज़ाइनिंग किया गया है। जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1927 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका जो इनॉग्रेशन था वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। एंड इसका जो डिज़ाइन है बिल्डिंग का ये डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा इसका डिज़ाइन जो है वो किया गया था। इसको संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट जो
पार्लियामेंट्री हाउस बिल्डिंग है और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीएम वानी स्कीम इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थ्रू सरल संचार रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पीएम वानी योजना के निम्नलिखित प्रतिभागियों में से किसके लिए सरल संचार पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऐप प्रोवाइडर। सो यहाँ पर क्या हुआ है, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने पीएम वानी को अप्रूवल दे दिया है। ये जो स्कीम है इसमें ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के लिए है। इसका प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाले द्वारा दिया गया था कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो है इसमें अलाउ कर देने चाहिए बनाने के लिए बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। और इससे क्या होगा, लोगों को पब्लिक वाईफाई सर्विस मिलेगी, ठीक है। और कोई भी जो भी पब्लिक डेटा ऑफिसर्स हैं उन पे कोई भी लाइसेंस फ़ी चार्ज नहीं होगी। और इस पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। सो इसमें जो 3-4 मेन जो इसमें रोल होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, उसमें एक तो होंगे पब्लिक डेटा ऑफिसर्स। तो जो पब्लिक डेटा ऑफिसर्स हैं ये जो भी वायरलेस नेटवर्क है उसका सेटअप करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे और ऑपरेट करेंगे। और जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स हैं ये पीडीओज को एग्रीगेट करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे, उनको ऑथराइज करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज की और जो वाईफाई की सर्विस है वो पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा की जाएगी। और जो ऑथराइजेशन है, अकाउंटिंग है इन पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए वो पीडीओएस के द्वारा किया जाएगा। जो ऐप प्रोवाइडर्स हैं, ऐप प्रोवाइडर क्या करेंगे, यूज़र के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप बनाएंगे, ठीक है। और इस ऐप के ज़रिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो वानी के वाईफाई हॉटस्पॉट हैं वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जिसमें ऐप प्रोवाइडर्स, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर और पब्लिक डेटा ऑफिस तीनों के ही डेटा जो है वो रखे होंगे, ठीक है। और जो भी ये ऐप प्रोवाइडर्स हैं इनके लिए मैंडेटरी है कि आप सरल संचार जो कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर रजिस्टर करें। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 9 दिसंबर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 9 दिसंबर को हर वर्ष एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ओके। एंड इसके अलावा 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। फिर 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया जाता है। सो 2019 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 4 दिसंबर को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स बनाया जाएगा, ठीक है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन डे जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा डे मनाया जाता है? 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, ठीक है। 12 दिसंबर को एक डे और मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की जो थीम थी वो थी रिकवर विद इंटीग्रिटी। रिकवर विद इंटीग्रिटी, दिस वाज 2020 थीम फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ठीक है। थीम्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए
क्वेश्चन है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इज द थीम ऑफ विच डे इन 2020। बेहतर पुनर्प्राप्त मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ 2020 में किस दिन का विषय है? एंटी करप्शन डे, ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कॉपरेशन इन एरिया ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और डैश के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नाइजीरिया, सूरीनाम, एरिट्रिया एंड पनामा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरीनाम। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो लग्जमबर्ग के साथ MOU साइन हुआ था उसको भी अप्रूवल दिया है। साथ ही साथ जो सूरीनाम के साथ जो एक अप्रूवल जो MOU साइन हुआ था उसको भी अप्रूव किया है, विच इज़ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द इको रिट्रीट प्रोग्राम टू प्रमोट टूरिज्म। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा, केरला, उड़ीसा एंड झारखंड। सो कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा ने इको रिट्रीट प्रोग्राम जो है शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो 5 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं, 5 लोकेशंस में कौन कौन सी हैं? एक तो है कोणार्क, सन टेम्पल यहाँ कोणार्क में लोकेटेड है। इसके अलावा सतकोसिया, देन भीतरकनिका, ठीक है। इसके अलावा दरिंगीबदी और जो 5th लोकेशन है वो हीराकुड है, ठीक है। तो ये 5 लोकेशंस पे क्या होगा, कॉटेजेस बनाए जाएंगे टूरिस्ट के लिए। उनको लग्जरी कॉटेजेस में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन 5 लोकेशन पे। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, हु इज़ नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गवर्नर ऑफ उड़ीसा कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। गणेशी लाल है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एम है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब बढ़ाया जाए एम्प्लॉयमेंट को, स्पेशली इन द फॉर्मल सेक्टर। तो इसके लिए क्या किया गया है, सरकार जो है अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2 साल से 1000 एम्प्लॉय तक काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई न्यू एम्प्लॉय अगर रिक्रूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके 24% ऑफ द वेजेस पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 24% ऑफ वेजेस जो हैं वो EPF में कंट्रीब्यूट करेगी सरकार। लेकिन अगर टोटल जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यदि 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर 2 years, 2 साल से 1000 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर 12% ऑफ वेजेस जो है वो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी EPF में, ठीक है। ये स्कीम के अंतर्गत फ़ायदे होंगे। अच्छा, ये जो स्कीम है ये किस ड्यूरेशन के लिए अप्रूव की गई है? 2020 to 23, 2020 to 25, 2021 to 25 एंड 2021 to 23। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2020 से लेकर 23 तक के लिए अप्रूव की गई है। इसमें करीब 22,810 करोड़ का खर्चा होगा। नेक्स्ट इज DRDO टेस्टेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी बिटवीन इट्स 2 लेबोरेटरीज लोकेटेड इन डैश। DRDO ने डैश में स्थित अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का परीक्षण किया है। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु एंड भोपाल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। DRDO की जो 2 लैब हैदराबाद में स्थित हैं, विच आर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL एंड RCI रिसर्च सेंटर इमारत विच इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, इन दोनों में उन्होंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का
से जो है कम्युनिकेशन करने की कोशिश की और जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी सिक्योर रहा है। सो ये टेस्टिंग हुई है सिक्योर कम्युनिकेशन की यूजिंग QKD टेक्नोलॉजी। सो ये सफल रहा है परीक्षण। ये जो QKD टेक्नोलॉजी है इसके डेवलपमेंट में बेंगलुरु में बेस्ड जो DRDO की लैब है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, और साथ ही जो DRDO की लैब है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजीज जो कि मुंबई में लोकेटेड है, ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम टू प्रोवाइड मोबाइल कवरेज इन सर्टेन विलेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए USOF योजना को मंजूरी दी है? मिजोरम एंड असम, मणिपुर एंड नागालैंड, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड असम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अरुणाचल प्रदेश और असम में अप्रूवल कर दिया गया है और इस स्कीम के लिए जो फंड है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से दिए जाएंगे और इन प्रोजेक्ट्स को 2022 तक कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल कवरेज है, वो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के विलेजेस तक पहुंच सुनिश्चित होगी। 2018 में यूनियन कैबिनेट ने USOF मेघालय के लिए भी अप्रूव किया था एंड इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के लिए भी जो है अप्रूवल दे दिया है। KLI प्रोजेक्ट है जो कोची को लक्षद्वीप के 11 आइलैंड में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ये तो हमने प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और न्यूज़ रिवाइज की थी। चलिए हम आज के क्वेश्चन से न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, इसको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें ईयर 2020 का आकलन किया गया है। भारत की जो रैंक है इस बार 10th रही है। पिछले साल भारत की रैंक 2019 में 9th पोजीशन पे थी इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 और अब इंडिया जो है एक पोजीशन नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी इंडिया और UK सिर्फ ऐसी 2 G20 कंट्रीज हैं जिन्हें टॉप 10 में जगह मिली है। भारत दूसरी बार टॉप 10 में रहा है, पिछले साल भी भारत टॉप 10 में था। जो 2021 का CCPI है ये 2020 को कवर करते हुए दिखाता है कि कोई भी कंट्री टॉप 3 पोजीशन को नहीं ले पाई है। फिर सीधे चौथे रैंक पर स्वीडन रही है और स्वीडन लास्ट ईयर भी चौथे रैंक पे थी एंड इट इज़ फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड डेनमार्क। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क का स्थान है। चाइना की रैंक 33 रही है जबकि USA, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया जो है इस इंडेक्स के निचले पायदानों पर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट नो कंट्री इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया गया था, ये जो है सबने प्रतिबद्धता की थी कि भाई जो टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, इसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। लेकिन कोई भी कंट्री उस ट्रैक पर नहीं है कि उन कमिटमेंट को पूरा कर सके। सो क्वेश्चन है आपके लिए कि CCPI पब्लिश कौन करता है? तो ये एक जॉइंट एफर्ट है, इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सो पहली बार ये इंडेक्स कब पब्लिश हुआ था? तो पहली बार ये इंडेक्स जो है 2005 में पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा ये जो इंडेक्स है ये 57 कंट्रीज के एफर्ट्स को इवैल्यूएट करता है, एनालिसिस करता है बेस्ड ऑन 14 इंडिकेटर्स जिनको 4 असेसमेंट कैटेगरी में रखा गया है। उसमें है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जिसको 40% वेटेज दिया गया है। इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी, इसको 20% वेटेज दिया गया है। एनर्जी उसको भी 20% वेटेज मिला है और क्लाइमेट पॉलिसी को भी 20% वेटेज दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 11th, 9th, 10th एंड 7th। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। इंडिया की 10th रैंक थी और लास्ट ईयर इंडिया की 9th रैंक थी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ये हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है 2003 से और ये डे जो है पहाड़ों पर जीवन के महत्व को उजागर करता है।
के जो माउंटेन्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। 2002 को यूनाइटेड नेशंस ने एज द यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स डिक्लेयर किया था। इसके अलावा 2021 से 2030 तक को यूएन डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर 2021 से 2030 तक को संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। इसके अलावा जो 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और 1/4 ऑफ जो वर्ल्ड लैंड एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये सभी माउंटेन पर पाए जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 2020 की थीम ही है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, पर्वतीय जैव विविधता। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है ये लाइफ ऑन लैंड पर फोकस्ड है कि जो लैंड पर जो भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कंजर्व करना है। सो उसमें एक जो सब गोल है वो माउंटेन की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। सो क्वेश्चन है इंटरनेशनल माउंटेन डेज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस डैश को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 7 जून, 11 दिसंबर एंड 7 अप्रैल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 11 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। 7 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, WHO क्रिएट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जेनेवा में है। और टेड्रोस एडेनॉम घेब्रियेसस जो हैं ये करंटली डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। अच्छा, रिसेंटली CEO WHO फाउंडेशन के अपॉइंट किए गए हैं। WHO फाउंडेशन WHO से अलग है लेकिन WHO की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है और ये मई 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो नए जो पहले CEO हैं, फर्स्ट CEO जो हैं WHO फाउंडेशन के, किसको अपॉइंट किया गया है? अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज PM मोदी एड्रेस्ड इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020। तो 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल को एड्रेस किया और ये जो फेस्टिवल है ये वनाविल कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 138वीं बर्थ एनिवर्सरी पे जो है इसको सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक नेशनल पोएट की बर्थ एनिवर्सरी है जिनका नाम महाकवि सुब्रमण्य भारती है। और इस ओकेजन पे सीनी विश्वनाथन को अवार्ड भी दिया गया, भारती अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया है क्योंकि उन्होंने सुब्रमण्य भारती पर एक कंपेंडियम लिखा था, तो उनके सुब्रमण्यम भारती के उनके संकलन के लिए उनको ये दिया जा रहा है पुरस्कार। सो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारतीय अवार्ड किसको दिया गया है। दूसरा, महाकवि सुब्रमण्य भारती जो हैं ये तमिल राइटर और पोएट थे और ये महान तमिल लेखकों और कवियों में से एक थे। इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता था और इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने काफ़ी किताबें और कविताएं लिखी थी जिससे लोग काफ़ी प्रेरित हुए थे। एंड उनके कुछ फेमस वर्क हैं कनन पट्टू, कैल पट्टू, पंचाली सबाथम। एंड इसके अलावा उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स और पोएम्स विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन सब पे लिखा था। उनका जो देहांत है वो 11 सितंबर 1921 को निधन उनका हो गया था। सो क्वेश्चन है इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 138th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन डैश की 138वीं जयंती पर किया गया है। सुब्रमण्य भारती, सुराथा, थिरुवल्लुवार एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स network for fishermen, farmers, construction and mining and logistic enterprises
लॉन्च। तो हाल ही में बीएसएनएल ने जो कि मछुआरे हैं, किसान हैं, निर्माण और खनन और रसद उद्यमों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया है। और इस नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है स्काइलो टेक इंडिया के द्वारा। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंडिजिनसली डेवलप किया है। तो स्काइलो टेक इंडिया ने किया है। और ये जो है सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बीएसएनएल का, उसके साथ इसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्काइलो इंडिया ऑफर्स एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। स्काइलो इंडिया जो है ये भारत में आईओटी नेटवर्क प्रदान करती है और यह जनवरी 2020 में जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप के नेतृत्व में दूसरे दौर के फंडिंग में 103 मिलियन जुटाने के लिए समाचार में भी था। ठीक है, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ये एक LPWAN रेडियो टेक्नोलॉजी है। LPWAN यानी कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है और ये IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है? तो ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है, कुछ चीज़ों का नेटवर्क है जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है जिनमें। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इन डिवाइसेस के जो है मध्य आपस में डेटा एक्सचेंज होता है और जो है इंटरनेट के थ्रू ये डेटा एक्सचेंजेस होते हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आज के ज़माने में जो है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी डिवाइसेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, उनमें यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं और वो जो डेटा है उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। तो जैसे स्मार्ट जो है लाइफ हम जो देना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी, हम स्मार्ट लाइफ की जो हम बात करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत संचार निगम लिमिटेड की हम बात करें तो ये 2000 में फाउंड किया गया था और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरह से ओन्ड है। प्रवीण कुमार पुरवर जो है इसके करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये सब जगह पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दिल्ली और मुंबई को छोड़कर। So question is, world's largest satellite-based narrowband Internet of Things was launched recently by BSNL. NB-IoT is a dash radio technology. विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स हाल ही में BSNL द्वारा लॉन्च किया गया है। NB-IoT एक डैश रेडियो तकनीक है। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो पावर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, लो पावर वेब एक्सेस नेटवर्क एंड लो पावर वर्ल्ड वाइड ऑटोमेटिक नेटवर्क। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये एक तरह का वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। नेक्स्ट इज इंडिया उज्बेकिस्तान ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट वर्चुअल समिट। तो पहला वर्चुअल समिट जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है आफ्टर दिस पोस्ट कोविड वर्ल्ड की कॉपरेशन में कैसे द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर कर सकते हैं। सो उन सब पे डिस्कशन हुआ है और इस समिट में काफ़ी MOUs भी साइन हुए। टोटल जो है 9 एग्रीमेंट्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग इन क्षेत्रों में। और इससे पहले जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था इन द फील्ड ऑफ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया और उज्बेकिस्तान जो हैं ये 2011 से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, रणनीतिक साझेदार हैं 2011 से। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं अभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं।
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से आपको याद आया होगा कि बांग्लादेश ने अपना इंडिपेंडेंस के बाद पहला पीटीए जो है किसी कंट्री के साथ साइन किया है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और वो उसने किया है भूटान के साथ। ठीक है, भूटान की और बांग्लादेश की 50 साल की जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हुई और उसी के चलते दोनों कंट्रीज़ ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें जो दोनों कंट्रीज़ होती हैं वो कुछ जो आइटम्स होते हैं उन पर वो जो टैरिफ होते हैं उनको कम कर देती है, तो वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और बात करें हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, सो इस पे अभी चर्चा चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, पहले से ही वो तय होती हैं एफडीआई के लिए। ठीक है, इस तरह, या फिर ट्रेड पैक्ट्स जो होते हैं उसके लिए। तो इस तरह से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो होती है ये दो गवर्नमेंट्स के बीच में साइन की जाती है ताकि दोनों कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो सके। ठीक है, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बायलैटरल यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच में, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो एक कंट्री की जो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो सब इसमें डिसाइड होती हैं। The bilateral trade between India and Uzbekistan is around USD 247 million and they want to increase it to USD 1 billion। तो अभी जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार है वो 247 मिलियन डॉलर है, इसको ये बढ़ाकर $1 बिलियन करना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान जो है ये एक सेंट्रल एशियन नेशन है, इसकी कैपिटल ताशकेंत है और करेंसी इसकी उज़्बेकिस्तानी सोम है। ये अपना बॉर्डर ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। करंट प्रेसिडेंट उज़्बेकिस्तान के शवकात मिर्जियोयेव हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान इज डैश। उज़्बेकिस्तान की राजधानी डैश है, ताशकंद, तेहरान, बिश्केक एंड समरकंद। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। जो तेहरान है ये किस कंट्री की कैपिटल है? ये ईरान की कैपिटल है। ठीक है, और वहीं जो बिश्केक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बिश्केक किस कंट्री की कैपिटल है? ये किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, और समरकंद, समरकंद कौन सी जगह है? समरकंद एक सिटी है उज़्बेकिस्तान में। दिस इज़ अ सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। ये अपने मॉस्क और मॉज़िलियम्स के लिए जानी जाती है और जो सिल्क रोड है उस पर ये रास्ता, मतलब सिल्क रूट जहाँ से होकर जाता था ये बीच में पड़ता था। नेक्स्ट इज RTGS सिस्टम। ये अब 24/7 अवेलेबल होगा, राउंड द क्लॉक अवेलेबल होगा 14 दिसंबर 2020 से। और RTGS फैसिलिटी जो होती है इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो कई बार जैसे NTPC वगैरह में एब्रीविएशंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि RTGS की फुल फॉर्म बताइए, NEFT की फुल फॉर्म बताइए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और RTGS जो है ये लार्ज वैल्यू फंड ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो NEFT है वो 2 लाख तक के फंड ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। RBI ने कहा कि इससे डिजिटल पेमेंट को फ़ायदा होगा, उसको बूस्ट मिलेगा और जो बिज़नेस और कस्टमर हैं जो अपना पहले एक लिमिट था कि भाई वो एक लिमिटेड टाइम में ही वो ट्रांसफ़र कर सकते थे, वो लिमिट हट जाएगी और वो कभी भी जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू मेक RTGS अवेलेबल राउंड द क्लॉक। तो इंडिया कुछ कंट्रीज़ में से ऐसी होगी जो RTGS को जो है पूरा 24/7 जो है अवेलेबल करा पाएंगी। इन इंडिया RTGS यूजेज ISO 20022 फॉर्मेट मैसेजिंग स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। भारत में RTGS वित्तीय लेन देन के लिए ISO 20022 प्रारूप संदेश सेवा मानक का उपयोग करता है।
NEFT फैसिलिटी जो है ये लास्ट ईयर दिसंबर से जो है अवेलेबल हो गई थी 24/7, और अब RTGS को भी 24/7 अवेलेबल कर दिया गया है। पहले जो RTGS की फैसिलिटी थी ये आपका सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के लिए थी, और सिर्फ सेकेंड और फोर्थ जो सैटरडे होता था तब ये अवेलेबल नहीं होती थी, और अभी जो है ये 24/7 अवेलेबल हो जाएगी। जो RTGS सिस्टम है ये 26 मार्च 2004 से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि RTGS कब से शुरू हुआ था? 2004 से। इट इज़ अ ग्रॉस सेटलमेंट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये एक सकल निपटान आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये इंडिविजुअली कंप्लीट होते हैं या फिर 1-to-1 बेसिस पर पूरे किए जाते हैं। RBI के हिसाब से जो मिनिमम लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो 2 लाख है। ठीक है, मिनिमम आप 2 लाख जो है यहाँ RTGS यूज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो अपर या मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, जैसे NEFT में मैक्सिमम लिमिट है, इसमें जो है RTGS में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एज पर RBI देयर इज नो अपर लिमिट। एट प्रेजेंट इट हैंडल 6.35 लाख ट्रांजेक्शन्स ऑन अ डेली बेसिस। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो पर डे 6.35 लाख ट्रांजेक्शन्स को ये हैंडल करता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, RTGS सिस्टम विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक फ्रॉम डैश। RTGS प्रणाली 24 घंटे डैश से उपलब्ध होगी। 1 जनवरी 2021, 25 दिसंबर 2020, 8 मार्च 2021 एंड 14 दिसंबर 2020। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 दिसंबर 2020। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर स्टडी। अभी इसने क्लेम किया है कि 75% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, दीज आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। 75% जिले जो है अति विषम जलवायु घटनाओं के केंद्र हैं। इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट स्टडी टू आइडेंटिफाई सच डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये भारत का पहला ऐसा अध्ययन है जिसमें चक्रवात, बाढ़, सूखा, गर्मी और ठंडी लहरों जैसी अतिविषम जलवायु घटनाओं से प्रभावित जिलों की पहचान की गई है। तो इस सर्वे में क्या क्या पाया गया है? तो ये पाया गया कि हाल ही के दिनों में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो अतिविषम जलवायु की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इनकी जो है फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ोतरी हुई है और इंटेंसिटी में भी। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और इंटेंसिटी यानी कि ये बहुत अधिक तेज़ी से हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि फ्लड आ रहा है, तो फ्लड जैसे साल में पहले 10 बार आता था, अभी साल में 20 बार हो गया है। और तीव्रता इन द सेंस कि पहले उस फ्लड से थोड़ा डैमेज हो रहा था और अब वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत में 1970 से 2005 के बीच में 250 एक्सट्रीम इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में आप देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है कि पिछले मतलब 1970 से 2005 आपके हो गए 35 साल, तो 35 सालों में 250 एक्सट्रीम इवेंट्स मिले, लेकिन पिछले 15 सालों में भारत में 310 एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। द स्टडी हैज फाउंड दैट इन द लास्ट 50 ईयर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। तो भारत में पिछले 50 वर्षों में जो फ्लड की फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, ये लगभग 8 गुना जो है बढ़ गई है। वहीं जो भूस्खलन है, जो लैंडस्लाइड्स है, ये भारी वर्षा है या ओलावृष्टि है, हेल स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, इसके इवेंट्स जो हैं ये 20 गुना जो है बढ़ गए हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 2005 के बाद जो ईयरली एवरेज है एक्सट्रीम फ्लड का वो 11 तक बढ़ गया है, और कम से कम 55 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं भारत के वो फ्लड से हर साल जो है वो प्रभावित होते हैं, हर साल इफेक्ट होते हैं। 2019 में 151 डिस्ट्रिक्ट भारत के वो 16 एक्सट्रीम फ्लड इवेंट से प्रभावित हुए थे, और सबसे ज़्यादा जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं बरपेटा, दरांग, धेमेजी, ग्वालपारा, गोलाघाट एंड सिवासागर। और जो करंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये इसलिए भी हो सकते हैं, ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो लास्ट के 100 वर्षों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा है।
तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऐसे ज़िले हैं जो आपका सूखे से प्रभावित हुए हैं, वो 13 गुना बढ़ गए हैं 2005 के बाद से। भारत में करेंटली 79% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सूखे जैसी जो सिचुएशन है उससे जूझ रहे हैं। मोस्ट ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया आर अहमदनगर, औरंगाबाद, अनंतपुर, चित्तौड़, बगलकोट, बीजापुर, चिकाबल्लापुर, गुलबर्गा एंड हसन। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूखे से प्रभावित हैं भारत में। स्टडी ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं उनके पैटर्न में शिफ्ट हुआ है। वो 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इससे प्रभावित हुए हैं एक्स्ट्रा, एंड मैनी फ्लड प्रोन एरियाज हैव कन्वर्टेड इनटू ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो देखिए, जैसे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके इम्पैक्ट जो हैं वो यही होते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना, और उन एक्सट्रीम इवेंट्स में भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जैसे पहले जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहाँ पे फ्लड आने लगेगा, जहाँ फ्लड है वहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हो जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ स्टडी में भी देखी गई है। तो ये जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा हो रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है। The shifting of weather patterns is alarming because it reduces the capability of administration in the fight against extreme weather events. तो ये जो weather pattern shift हो रहे हैं, सो ये एकदम खतरनाक है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ग्लोबली। तो विश्व स्तर पर चरम जलवायु घटनाओं से भारत 5वां सबसे अधिक प्रभावित देश है। और आप अभी हालत ये देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें देखा गया है कि टॉप 3 पोजीशंस में कोई कंट्री नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है वो जो भी लक्ष्य हैं जो पेरिस एग्रीमेंट में किए गए थे उनको प्राप्त करने की कगार पे नहीं है, उस ट्रैक पे नहीं कार्य कर रही है। तो फिर कैसे एक जो क्लाइमेट चेंज की चीज़ है वो कंट्रोल होगी, कैसे उस पर हम डील कर पाएंगे। सो ये एक चिंता का विषय है, न केवल भारत के लिए अपितु पूरे ही विश्व के लिए चिंता का विषय है। सो क्वेश्चन है, एज पर द स्टडी ऑफ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, इंडियाज डैश डिस्ट्रिक्ट्स आर द हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। ऊर्जा, पर्यावरण और जल अध्ययन परिषद के अध्ययन के अनुसार डैश जिले अतिविषम जलवायु घटनाओं के केंद्र हैं भारत में। सो 60%, 75%, 50% एंड 85%। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 75%। नेक्स्ट इज एक्सिम बैंक और सिडबी जो है ये मिलकर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सेटअप करेंगे पार्टनरशिप में। सो जो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ठीक है, ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पैसा जो है वो डिफरेंट प्राइवेट इन्वेस्टर से इकट्ठा किया जाता है और फिर कहीं फंड किया जाता है। और ये जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं। दीज आर नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड। और एनआरआई हो, चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये सभी जो है इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है, हेज फंड है, एंजल फंड है, ये सभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के टाइप्स हैं। सो ये जो फंड सेटअप होगा ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाएगा ताकि उनको इक्विटी या फिर लोन्स जो है प्रदान किए जा सके। 2020-21 का जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये जो फंड है ये सिडबी और एक्सिम बैंक के द्वारा जो है सेटअप किया जाएगा ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स और अदर सेक्टर्स में उनका सपोर्ट किया जा सके। ये स्कीम है उभरते सितारे, इसका एम यही है कि भाई ये पता लगाया जा सके जो इंडिया की जो एंटरप्राइजेस हैं जो करेंटली अंडर परफॉर्म कर रही हैं लेकिन वो बढ़ सकती हैं अगर उनमें सही से
उनको सपोर्ट किया जाए तो उनको आइडेंटिफाई जो है इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है, उभरते सितारे के अंतर्गत। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। निम्नलिखित में से कौन छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित करेगा? सिडबी, एग्जिम बैंक, IFCI, बोथ A and B। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A and B। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लिए हैं, साथ ही हमने उससे जुड़े क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।